साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम अपनी क्लास चला रहे हैं रेगुलर, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। तो कल हमने टेस्ट लिया था, कल की क्लास में टेस्ट हुआ था, आप सब बच्चों ने टेस्ट दिया है और आपने ये भी एक अवलोकन करा होगा कि आपकी स्थितियाँ कैसी हैं, आप कितना उसमें से सीख पा रहे हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो बेहतर है, आप उसका विश्वास करिए, तैयारी करिए, अच्छे से तैयार करिए अपने आप को। और आप इस उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है उसे जब इकट्ठा कर लेंगे अपने पास और आप उसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश का जो भी सवाल आएगा वो आप उसका सही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। आज हम कल हमने जो क्लास पिछली क्लास रोकी थी टेस्ट से पहले, वो महाजनपद काल और महाकाव्य काल तक हम आ गए थे और हमने चर्चा करी थी कि पूरे भारत में उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली था, जिस महाजनपद का नाम था मगध। तो आज हम बात कर रहे हैं मगध का उदय और उसके प्राचीन या प्रारंभिक राजवंश। तो पहले हम बात करेंगे मगध का उदय और उसका प्राचीन या पुराने उसके राजवंश कौन कौन से थे। ठीक है, मगध साम्राज्य के बाद हम बात करेंगे, फिर एक मगध के बाद फिर बात करेंगे एक महान साम्राज्य की जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन है इसका, देखिए पहला पोर्शन है इसका जिसका नाम है मगध का उदय। मगध का उदय, मगध का उदय। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि मगध महाजनपद था और उसकी राजधानी जो थी वो क्या थी। तो मैंने बताया था कि मगध की जो राजधानी थी वो पटना, या मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह गिरिविरस थी। ठीक है, तो देखिए मगध में, मगध का उदय में प्रमुख वंश जो खास हैं, प्रमुख वंश, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मगध का उदय व मगध के प्रमुख वंश कौन से थे। ठीक है, तो मगध का उदय और उसके प्रमुख वंश कौन से थे, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मैंने कहा था कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो भारत के इतिहास से मिला के दे रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि ये क्वेश्चन जो हैं वो केवल यूपी के इतिहास में काम आएंगे। ये भारत के इतिहास में भी जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सिंगल क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो मेन क्वेश्चन होते हैं, वो भी सभी के जवाब आपको इन्हीं क्लासों में मिल जाएंगे। तो आप ऐसा मान के चलें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप एक सरसरी नज़र में, है ना, सरसरी नज़र में, कंपलसरी तो नहीं कह सकते, सरसरी नज़र में आप भारत का इतिहास भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मगध के राजवंशों में सबसे पहला राजवंश हुआ था, सबसे पहला जो राजवंश हुआ मगध में, हाँ, उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, ठीक है, ये जो हर्यक वंश था, इस हर्यक वंश का एक और नाम मिलता बेटा। इस हर्यक वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। इसका एक अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है पितृहंता वंश। क्या नाम है बेटा, पितृहंता वंश। इसे पितृहंता वंश क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया कि अधिकांश हर्यक वंश के राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की है। हर्यक वंश के ज़्यादातर राजाओं ने अपने पिता की हत्या की और उसके बाद वो मगध की गद्दी पर बैठे, इसलिए पितृहंता कहा जाता है, पिता को मारने वाले। ठीक है, इस वंश में अगर हम राजाओं की बात करें मोटे तौर पर, तो इस वंश के जो प्रमुख राजा थे, हर्यक वंश के जो प्रमुख राजा थे
उनमें फर्स्ट नाम आता, पहला नाम आता बेटा, पहला नाम आता है बिंबिसार का। बिंबिसार, बिंबिसार को कहा जाता है कि ये मगध का वास्तविक संस्थापक था और हर्यक वंश का संस्थापक भी था। तो हम इसे कह सकते हैं यह मगध का वास्तविक संस्थापक था। तो मगध का वास्तविक संस्थापक पूछेंगे आपसे तो बताएंगे आप बिंबिसार। अगर ये सवाल ना करके वो आपसे ये सवाल पूछ लें कि मगध का वास्तविक संस्थापक या मगध में हर्यक वंश का संस्थापक, अगर ऐसे पूछ लें कि मगध में हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक था कौन, तो दो सवाल बन गए बेटा। अगर सवाल पूछा कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था तो बिंबिसार, और अगर पूछते हैं कि मगध का जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था तो बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में ज़्यादा तो हम चर्चा नहीं करेंगे। उसका जो राजवैद था, बिंबिसार का जो राजवैद था, है ना, उसका नाम था जीवक। ये सवाल एग्जाम में आता है कि जीवक किसका राजवैद था, तो वो बिंबिसार का राजवैद था, है ना। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो बिंबिसार की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, तो उस राजधानी का नाम था राजगृह या गिरिविराज। बिंबिसार की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था राजगृह या गिरिविराज, जो कि बिहार में पड़ता है ना। बाद में कुछ कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं कि उसका जो बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने राज सिंहासन पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद वो राजा बन गया। ठीक है, तो इसका बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु, तो इसका जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु, तो दूसरा राजा बना अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु के बारे में एक ही बात आपको याद रखनी है कि अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, हाँ, अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या रहेगी, इसकी खास बात रहेगी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो जिसके समय में आयोजन हुआ था उस समय राजा कौन था, तो राजा था बेटा अजातशत्रु। ठीक है, ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, तो स्थान का नाम आता है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ की, राजगृह की, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तीसरा सवाल कि देखिए, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप। चौथा देखिए, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध की डेथ कब हुई थी, 483 में, 483 BC में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय में
483 BC में सप्तपर्णी गुफा राजगिर है। इसका जो बेटा हुआ उसका नाम था उदाईन। क्या नाम था? उदाईन। उदाईन कहते हैं, उदयन नहीं, उदाईन। और इसका जो बेटा था उदाईन था, उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। ठीक है। उदाईन के ज़माने की एक खास बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि इसके समय में पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी गई थी। पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? तो उदाईन ने बसाया था। तो इसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, जो बाद में चल के क्या बनेगा बेटा? पटना बनेगा, जो बाद में चल के पटना के नाम से फेमस हुआ, गंगा के किनारे पर। अगर इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक आया था नागदशक। नागदशक कौन था? तो यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। हर्यक वंश का अंतिम राजा। हर्यक वंश का अंतिम राजा था कौन? नागदशक। तो पहला सवाल सुन लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगिर या गिरिब्रज। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। बिंबिसार का जो बेटा हुआ उसका नाम था अजातशत्रु, और उसने अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पे बैठ गया। ठीक है। तो जो अजातशत्रु था उसके ज़माने की सबसे अच्छी खास बात क्या थी कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगति का आयोजन जब हुआ था तो उस समय मगध का राजा कौन था? तो अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा राजगिर है, राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में। तीसरा सवाल आता है कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 BC में। 483 BC में। ठीक है, 483 BC में। देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो अजातशत्रु है उसकी भी हत्या उसके बेटे ने कर दी, जिसका नाम था उदाईन। और उदाईन के ज़माने की सबसे खास बात क्या है कि इसने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। तो पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में पटना के नाम से मशहूर है, उसको किसने बसाया था? तो उसको बसाया था अजातशत्रु के बेटे उदाईन ने बसाया था। अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो हर्यक वंश है उसका अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था, देखिए, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। ठीक है, चलिए, मगध के प्राचीन राजवंशों की हम बात कर रहे हैं। तो जो नागदशक हुआ था, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए राजवंश की नींव रखी जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो मगध का दूसरा राजवंश कौन सा हुआ? तो मगध का दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। तो मगध में दूसरा राजवंश हुआ शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो प्रथम राजा हुआ, शिशुनाग वंश के जो राजा हुए, उन राजाओं में पहला नाम आता है खुद शिशुनाग का। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि भाई जो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। एक परिवर्तन इसके ज़माने में हुआ। परिवर्तन इसके समय में ये हुआ कि जो शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था।
और वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बज्जी की वो राजधानी थी। तो शिशुनाग की राजधानी कई बार पेपर में आई है। शिशुनाग की जो राजधानी थी वो है वैशाली। तो शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है। तीसरा सवाल, इसी राजवंश का जो अगला राजा हुआ उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। ये कालाशोक के बारे में आप दो बातें याद रख लीजिए। पहली बात, जो कालाशोक हुआ था यह शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। दो ही हुए हैं इसमें। यह शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कालाशोक। कालाशोक के ज़माने में कालाशोक की जो राजधानी रही है, कालाशोक ने राजधानी को बनाया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र या पटना। कालाशोक की खास बात ये रही कि कालाशोक के समय में 383 BC में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, दूसरी बौद्ध संगति। ठीक है। तो इसके समय में है ना दूसरी बौद्ध संगति हुई। दूसरी बौद्ध संगति हुई किसके समय में? तो राजा का नाम है कालाशोक। ठीक है। और इनका जो शासन था, जो राजा हो रहे हैं, वो बिहार से लेकर यूपी के बहुत बड़े भूभाग पर इनका शासन हुआ करता था। ठीक है। देखिए, इसी मगध में जो अंतिम राजवंश हुआ उसका नाम था नंद वंश। क्या था बेटा? नंद वंश। ठीक है। जो नंद वंश हुआ, नंद वंश के प्रमुख राजा जो थे, प्रमुख राजा, उसमें एक नाम आता है महापद्म नंद का। महापद्म नंद। महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि ये नंद वंश का संस्थापक था। तो ये महापद्म नंद जो था, यह नंद वंश का संस्थापक था। यह नंद वंश का संस्थापक था। कौन? महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक था। इसकी जो राजधानी थी वो बेटा, इसकी भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, मतलब पटना। पटना में इसकी भी राजधानी थी। ठीक है। सबकी राजधानी पटना ही रह गई। अब उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था और अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद एक शिशुनाग को छोड़कर बाकी सब गुप्त काल तक राजधानी पटना ही रहेगी। ठीक है। देखिए, इस नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था बेटा घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद के बारे में दो खास बातें हैं। पहली खास बात यह है, यह नंद वंश का अंतिम राजा था। यह नंद वंश का अंतिम राजा था। दूसरी बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चाणक्य, की मदद से घनानंद की हत्या करके नंद वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, मैं कहानी भी आपको बताऊंगा। ये जो घनानंद है ना, तो इसी के समय में
326 बीसी में, इसी के समय में 326 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि वो भारत का इतिहास का मुख्य हिस्सा है। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जब किया था तो उस समय भारत में किस वंश का शासन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत में किस वंश का शासन था? तो वंश हो जाएगा नंद वंश। और सवाल पूछेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो मुख्य शक्ति के रूप में शासन कर रहे थे, नंदवंश के कौन से राजा शासन कर रहे थे? तो उनका नाम आता घनानंद। अब हुआ क्या था, जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ से हमले करने शुरू करे तो छोटे छोटे राजा आम्भी, राजा पोरस, ये उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। तो चाणक्य उस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वहाँ पर वो पढ़ाते थे, गुरु थे। तो वो राजा घनानंद के दरबार में आए और उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी, ये कहा कि राजन, आप एक बड़े राजा हो, अगर आप चाहो तो छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ इकट्ठा कर लो और सिकंदर की आंधी को रोक दो, वरना उसकी आंधी में कोई भी नहीं बच पाएगा। अब ये बात सुनकर राजा घनानंद, जो कि एक अहंकारी राजा था, वो एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा, ए अध्यापक है, तू हमें ज्ञान बांटेगा, तुम हमें सिखाओगे, आप जाइए अपना काम करिए, ये राजनीति है, ये राजाओं की व्यवस्था की बात है और इसको हम बेहतर ढंग से जानते हैं, है ना। कहा जाता है कि उस किंवदंती में कि चाणक्य का घोर अपमान हुआ, चाणक्य को उपहास हुआ, और ये कहा जाता है कि चाणक्य का उपहास हुआ, उनको दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। तब उन्होंने चैलेंज किया था कि घनानंद, देखना मैं एक दिन नंद वंश का नाश कर दूंगा, ठीक है। तो वही चाणक्य जो है, एक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण बच्चे को लेकर आते हैं और उसके बाद वो एक योजनाबद्ध तरीके से घनानंद पर आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है और घनानंद मारा जाता है और इस तरीके से नंद वंश का सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। तो बेटा देखिए हुआ क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु ऑब्लिक प्रधानमंत्री की मदद से घनानंद को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अब एक्चुअल में क्या है सब चीज़ें, यहाँ यूपी का जो जीएस है वो आपको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन सवाल ये है कि एक रिदम होना चाहिए पढ़ाई का, चीज़ें उठापटक में ना हो, एक सिस्टम में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना कर दी तो पहला सम्राट भारत का बना चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उसका बेटा बना बिंदुसार, उसके बाद उसका बेटा बना सम्राट अशोक, महान अशोक, और फिर उसके बाद में बृहद्रथ जो था वो अंतिम राजा बनेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया है ये प्लेटफॉर्म है, जब तक लो मगध की कहानी को आप नहीं समझोगे तब तक लो आप ना यूपी का इतिहास समझ पाओगे, ना भारत का इतिहास समझ पाओगे।
तो एक सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं, सिस्टम से के आधार पर पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके आंसर देने हैं। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। दूसरा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग दशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कैलाशोक। नंद वंश का प्रथम राजा कौन था? महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद। ठीक है। अच्छा, कौन सा राजा ऐसा था जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट है। अगली क्लास में हम जो है बात करेंगे आपसे मौर्य साम्राज्य की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। क्यों? क्योंकि नंद वंश का पतन हो गया है, अब कहानी मौर्य वंश की चलेगी। तो मौर्य वंश में एक ही बार में तीनों को हम, तीन महान राजा हुए हैं। टेट के एग्जाम में भी काफ़ी सवाल आएंगे वहाँ से। तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की और अशोक की। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।